दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम इवोल्यूशन की पॉलिटी सीरीज़ कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको रिकॉल करा दूं, कल हमने किया था डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमने डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई है हमारे संविधान में, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्स के मतलब आप क्या समझते हैं? शेड्यूल्स का मतलब होता है एक तरह की लिस्ट। जैसे हमारा कोई हम चीज़ प्लानिंग करते हैं, कोई एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं, तो उसका एक हम लिस्ट बना लेते हैं। पहली एक्टिविटी ये, दूसरी एक्टिविटी ये, उस लिस्ट में सेकंड एक्टिविटी में ये सारी चीज़ें शामिल होने वाली हैं, थर्ड एक्टिविटी में ये चीज़ें शामिल होने वाली हैं। तो वो जो एक खाका जो एक लिस्ट तैयार हो जाती है, वो आपका शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स उसको माना जाता है। तो इसमें आप देखेंगे तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपको फॉर एग्जांपल आपको पूछेगा कि 7th शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर आपको पूछ सकता है सेंटर स्टेट रिलेशन कौन से शेड्यूल से संबंधित है। उसमें आपको चार ऑप्शन दे देगा, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th, 8th शेड्यूल। हाँ, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं, तो ये सीधे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो इनको एक बार रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी चीज़ें आप आगे पढ़ने वाले हैं, उन चीज़ों में भी शेड्यूल का इस्तेमाल है। शेड्यूल की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे कि अभी आप एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो 10th शेड्यूल में है। तो डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड जो आपका शेड्यूल है वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट शेड्यूल में आता है आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वो आपको फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। 8 यूनियन टेरिटरीज़ कैसे हैं? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को मिला के। जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, 370 हटने के बाद जम्मू और लद्दाख दोनों को यूनियन टेरिटरी फ़िलहाल के लिए यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। हो सकता है भविष्य में उनको स्टेटहुड का दर्जा मिले। इसके अलावा इसके अलावा दादरा नगर हवेली और दमन एंड द्वीप, इन दोनों यूनियन टेरिटरीज़ को मिलाकर एक कर दिया गया है। तो इनका पूरा जो पहले 2 काउंट होता था, एक यूनियन टेरिटरी है। तो इस प्रकार हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी हो गई और 28 स्टेट्स हो गए। ठीक है दोस्तों, अभी सेकंड शेड्यूल में आपका आप शॉर्टकट आप ट्रिक से याद रखिए कि इसमें इतना भी सैलरी और एमोल्यूमेंट्स जितना भी है डिग्नेटरीज़ का, उसके बारे में बताया गया है। इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए में आपको प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, पार्ट बी इसको भी ओमिट कर दिया गया, मतलब इसको हटा दिया गया है। पहले ये था लेकिन इसको भी हटा दिया गया है। पार्ट सी में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये लोकसभा राज्यसभा के जो हैं, इसके बारे में, उनके सैलरी के बारे में बताया है। ऐसे पार्ट डी में जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। पार्ट ई में आपका CAG, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, थर्ड शेड्यूल में आपका जितना भी फॉर्म्स ऑफ ओथ हैं, अफर्मेशन है, ठीक है, जैसे MP MLA बनने के बाद जो शपथ ग्रहण की जाती है, उस शपथ के बारे में जो चीज़ें हैं वो आपको थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। फोर्थ शेड्यूल में अलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। ऐसे ही पार्ट डी में सैलरी ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और पार्ट ई में CAG के बारे में। अभी थर्ड शेड्यूल पे आते हैं। थर्ड शेड्यूल में जितना भी आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP MLA द्वारा जो शपथ ली जाती है, ओथ ली जाती है, जजेस के द्वारा या फिर मिनिस्टर्स के द्वारा जो ओथ ली जाती है, उसके बारे में थर्ड शेड्यूल में डिस्क्राइब किया हुआ है। फोर्थ शेड्यूल में आपका आता है अलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। स्टेट्स को जो हम सीट देते हैं, डिफरेंट स्टेट्स, फॉर एग्जांपल हरियाणा में 90 सीट्स दी हुई है लेजिस्लेचर में, या फिर राज्यसभा के लिए 5 सीटें एलोकेट की हुई हैं। तो वो जो सीटों का जो निर्धारण है वो फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है। फिफ्थ शेड्यूल में आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है वो डिफरेंट तरीके से, उसमें कुछ चीज़ों में बदलाव है। वो क्या बदलाव है, क्या चीज़ें हैं, वो फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया है। सिक्स्थ शेड्यूल में भी एडमिनिस्ट्रेशन ही है शेड्यूल ट्राइब एरिया का, लेकिन वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, नागालैंड है, आपका मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, वहाँ के जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है
उस एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीज़ें हैं जिनमें कुछ में जैसे ऑटोनॉमी दी हुई है, उस ऑटोनॉमी में उनके खुद के कुछ कस्टम्स हैं, ठीक है। तो उनको उसको प्रशासनिक तरीके से कैसे जो बदलाव है उसमें वो 6th शेड्यूल में दिया हुआ है। 7th शेड्यूल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपके सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 7th शेड्यूल में है। स्टेट्स की कुछ पावर्स है, सेंटर की कुछ पावर्स हैं, और कुछ कॉन्करेंट है जिन पर स्टेट और सेंटर दोनों का राइट है। तो वो सारी लिस्ट ऑफ द पावर्स वो 7th शेड्यूल में दी हुई हैं। 8th शेड्यूल में आपको 22 लैंग्वेज दी हुई हैं, 22 लैंग्वेजेस, जिसको संविधान के द्वारा रिकॉग्नाइज किया हुआ है। इस रिकॉग्नाइज किया हुआ मतलब जो हमारे मूल संविधान में जो लैंग्वेज को, जो हमारे संविधान में जो कुछ लैंग्वेज को ऐड किया गया बाद में 1991 में, 2003 में कुछ लैंग्वेज को ऐड किया है। तो उनको ऐड करने के बाद 22 लैंग्वेज हैं जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। उसके बाद 9th शेड्यूल वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। इसका मतलब क्या है? इसका वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट पास करेगी और गवर्नमेंट जिस पर लॉ बनाएगी, लेकिन उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ये स्पेशली 1951 में जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए ये बनाया गया था। अब कुछ चीज़ें उसमें जो अब उनको से जो जमींदारी को ख़त्म करना था, तो ये कुछ चीज़ें उसमें संविधान के मतलब संविधान के अपोजिट में कुछ चीज़ें थी। तो उस चीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें एक अलग से शेड्यूल बनाया गया, 9th शेड्यूल, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए। मतलब इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हुई है। 2007 में इसके लिए इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज है, उनका स्टेटमेंट आया था कि अगर कोई भी सरकार के द्वारा बनाया गया कानून या नियम जो अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो बदलता है तो उसमें जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन फर्स्ट स्टार्टिंग में 9th शेड्यूल में ये जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए ही बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, 10th शेड्यूल में जैसा कि मैं आपको पहले बताया हूँ, एंटी डिफेक्शन लॉ। जैसे डिफेक्शन लॉ का मतलब कुछ पहले क्या होता था कि कुछ MP या MLA एक पार्टी से इलेक्ट होने के बाद वो दूसरी पार्टी में स्विच कर जाते थे। इससे मेजरली इंडियन गवर्नेंस में एक इंस्टेबिलिटी थी। इस चीज़ को देखते हुए 1986 में ये 52nd अमेंडमेंट से ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। अगर ऐसा कोई सदस्य अभी करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो इसका राइट है स्पीकर के पास। तो एक स्टेबिलिटी के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया, इसको 10th शेड्यूल में रखा गया। 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। 1993 में, शायद इसको कंफर्म कीजिएगा, 1993 में जब संवैधानिक दर्जा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को दिया गया तो उस समय पर 11th और 12th शेड्यूल बनाकर उसकी सारी जानकारी, उसके जितने भी उसमें पावर्स है, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो पंचायत के लिए 11th शेड्यूल में और म्यूनिसिपैलिटी के लिए 12th शेड्यूल में डाला गया। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जी, पंचायत का जो संवैधानिक दर्जा मिला है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और म्यूनिसिपैलिटी का 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है दोस्तों, ये आपके हो गए शेड्यूल्स, और आप इनको एक बार रिवाइज कीजिएगा और इनके शॉर्ट फॉर्म में इनके नोट्स बनाकर आप अपना इनको जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना आप अच्छे से इसको याद कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।